आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। हमारी चुनावी यात्रा इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है। हम आज लखनऊ में हैं। दोनों चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं, दो चरण के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकलन क्या है, चुनाव किस करवट बैठेगा, हम पहले तारुफ करा दें, क्योंकि आज हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कई पत्रकार मौजूद हैं और कई लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। कुछ लोग लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश घूमते रहे हैं और कई वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनकी नज़र लखनऊ से ही पश्चिम पर लगी हुई है। तो हम आपका परिचय करा दें। सैयद कासिम साहब हैं, जो कि उर्दू के मशहूर बड़े पत्रकार हैं। यहाँ कई अखबारों में, उर्दू अखबारों में काम कर चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ विजय उपाध्याय जी हैं, जो कि स्टेट ब्यूरो चीफ हैं दैनिक भास्कर के। हमारे साथ सुनैना प्रकाश हैं, ये मुजफ्फरनगर की हैं और इनका अपना सोल टू सोल एक यूट्यूब चैनल है जिसमें ये सेलेब्स का इंटरव्यू करती हैं। बीजेपी से जुड़ी हैं। हम इनसे भी समझेंगे कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव किस ओर जा रहा है। हमारे साथ रतिभान त्रिपाठी जी हैं, जो इस वक्त देशबंधु अखबार के स्टेट हेड हैं और 23 सालों तक ये दैनिक जागरण के अलग अलग पदों पर रहे और एडिटर तक रहे। और साथ साथ हमारे साथ प्रशांत हैं, जो कि इंडिया टुडे के यहाँ संवाददाता हैं वरिष्ठ, और अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो आप सभी लोगों से हम शुरू करें। सबसे पहले तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो सीधा शुरुआत करते हैं। ये बताइए सुनैना जी, आप ही से शुरू करते हैं। आप मुजफ्फरनगर की हैं और आप उस इलाके को देख भी रही हैं। हालांकि आप बीजेपी से जुड़ी हैं, लेकिन ये बताइए कि माहौल क्या है, क्या रहा फर्स्ट और सेकंड फेज में? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इस बार गठबंधन बहुत हावी है, जाटों का वोट जो है वो एक तरफा गया है। क्या आपको लगता है? मुझे लगता है कि ये सारे आकलन ना कई बार पार्टीज़ अपना चश्मा लगा के देखती हैं। ये नहीं कि मैं बीजेपी से हूँ, बट द थिंग इज़ कि सिंबल वाज रालोद का एंड द कैंडिडेट ऑफ सपा। तो रालोद का मैं आपको वहाँ बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट बता रही हूँ। गलियों में था कि बच्चा तो बच्चा रहता है और बाप बाप होता है। जयंत को जो सिंबल खाली दिया गया और कैंडिडेट्स को नहीं मिला, तो जो जाट कम्युनिटी होती है वो बड़ा सेंटिमेंट पर जुड़ी हुई होती है। तो उन्हें लगा हम तो फर्स्ट स्टेप पर ही चीटेड है, आगे हमारा क्या होगा। और जहाँ तक बात करते हैं जो बेसिक रालोद की जो जैसे कहना चाहिए ना कि एक बेसिक सोच थी, वो ये थी समाजवाद की। तो समाजवाद में लोहिया जी ने कहा था कि इस देश का सबसे ज़्यादा पिछड़ा वर्ग यदि है तो महिलाएं हैं, और महिलाओं पर यदि किसी ने काम किया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ भाजपा ने। उसने कभी ये नहीं देखा कि वो वोटर कौन सी पार्टी का है, वो कौन सी जाति से है। जितनी भी योजनाएं थी, उज्ज्वला योजना, कन्या सुमंगला योजना, या इवन जनधन और सब कुछ, तो जो वोट परसेंटेज आई है, मुझे तो लगता है कि इवन नकाब और हिजाब, जिस पर हमारा आजकल काफ़ी है, तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ अंदर बैलेट पर भाजपा ही है। लेकिन आप ये बताइए कि जो ऊपर से दिख रहा है वो ये कि जाट सचमुच नाराज थे और उन्होंने इस बार जयंत को देखा है और आरएलडी और सपा को वोट किया है। महिलाओं का कुछ अलग रुख है क्या जाट में? 100%। और आई थिंक महिलाएं, क्योंकि गांव ज़्यादा हैं सुदूरवर्ती, तो उनको जो बेसिक दिक्कतें थी शौचालय की, जनधन, असर किया है। ये 100% असर किया है। आप किसी भी महिला से पूछें तो वो यही बोलेगी कि हाँ, मोदी जी हमें पसंद हैं। तो ये दिखाना ठीक है, सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने यदि मार्क्स ऊपर नहीं करेंगी, और ये तो उनका गढ़ था, तो भाजपा ने उनके गढ़ में रहकर और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और रिजल्ट्स जल्दी हम सब लोगों के सामने होंगे। और जो सब इन बातों को दरकिनार करेंगे कि जाट ने एक तरफा करके वोट किया है, आई थिंक कि कहीं ना कहीं इस बात का जाट को अंदर से एक शिकायत थी कि सिंबल उनका और प्रत्याशी उनका नहीं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना। रतिभान त्रिपाठी जी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रतिभान जी, आपके नज़रिए से क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप भी देख रहे हैं, दो चरणों के बाद आपका क्या आकलन है? मुझे लगता है कि बीजेपी को जिस तरह से जो माहौल विपक्ष ने बनाया था बीजेपी के खिलाफ पार्टीज ने, उन लोगों ने जो माहौल बनाया था कि नहीं वो बीजेपी को एकदम साफ कर देगी, वैसा कुछ दिखा नहीं। वोटों का बंटवारा बहुत अच्छे से हुआ है
और मैं तो ये कहता हूँ जाट नाराज जरूर बताया गया, लेकिन जाटों ने बहुत वोट किया बीजेपी को। एकदम से निखालिस सपा को चला जाए या रालोद को चला जाए, ऐसा नहीं हुआ। वजह ये थी कि उस समय जो मुद्दा आ गया था, मुद्दा पहले तो जिन्ना था और बाद में आ गया ये हिजाब। ये इन दो मुद्दों ने वोटों के डाइवर्जन में बड़ी भूमिका निभाई और ये गेंद खुद अखिलेश यादव ने बीजेपी के पाले में डाली। ये बीजेपी ने अपनी ओर से नहीं किया था। बीजेपी पर इल्ज़ाम आता ना कि वो बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत अच्छा प्ले करते हैं, कोई ऐसा मुद्दा मिलता है तो प्ले करने के लिए बाल फेंकी किसने। तो कुल मिलाकर के वोटों का बंटवारा हुआ, ये ठीक है। तो लग रहा है वेस्ट में वोटों का बंटवारा बड़े लेवल पर हुआ है, लेकिन चर्चा बहुत ये है कि इस बार गठबंधन बहुत मजबूत है। मेरा तो ये मानना है कि मामला 50-50 की लड़ाई का होगा, 50-50 मेरा ये मानना है। सैयद कासिम साहब हैं हमारे पास, हम उनसे जानेंगे। कासिम साहब, मुस्लिम वोट बहुत बढ़ चढ़ कर इस बार आया है उत्तर प्रदेश में, कहा यह जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आपको क्या रुख दिख रहा है कि किस तरीके का ये पोलिंग हुआ फर्स्ट सेकंड फेज? अभिषेक भाई, जो मैंने देखा महसूस किया है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज़गी उसकी कम थी, अखिलेश से बहुत ज़्यादा थी। लेकिन कि जब यहाँ पे आने के बाद शामली में जो एक तकरीर की योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री जी ने, कि दिसंबर में जून की गर्मी का एहसास करा देंगे, इस गर्मी के भाषण ने नुकसान पहुँचाया। इस बात का आप नतीजे इसका आपको गवाही देंगे। वरना अखिलेश यादव से नाराज़गी मुसलमानों में इतनी ज़्यादा थी कि वो अखिलेश के मुकाबले में भाजपा को वोट दे देता, और उसकी बुनियाद थी इमरान मसूद से आप शुरू करें। इमरान मसूद से शुरू करके आप पूरा पश्चिम घूमते हुए चले आएँ और पूरब में पहुंच जाएं। तमाम टिकट ऐसे समाजवादी पार्टी में अखिलेश ने काटे थे जो मुसलमानों का एक फिगर थे, जो इनका एक चेहरा थे। कुछ लोग 5 बार के एमएलए थे, उनके बेटे का टिकट था। कोई 4 बार का एमएलए था, उसका टिकट था। किसी का बाप एमएलए था, बेटा एमएलए रह चुका था, उसका टिकट था। सारे टिकट काटने के बाद उन्होंने नॉन मुस्लिम को टिकट दिया। तो रिएक्शन इस बात का था कि अखिलेश फेस सेविंग करके कहीं ना कहीं बीजेपी के रास्ते पर चल रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ रहो और हम भाजपा को रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इस बात का रिएक्शन था, लेकिन इस तकरीर ने कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है और बड़ा नुकसान पहुंचाया। ये बयान का नुकसान बीजेपी को, मुस्लिम वैसे ही बीजेपी को मुस्लिम वोट कम मिलता था, नहीं मिलता। देखिए, बीजेपी को मुसलमानों ने वोट किया था पिछली बार, इस बार करता, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को देखें तो कम से कम अच्छा, आप एक मुजफ्फर का दंगा लेके आप और हम लोग सब लोग चर्चा करते हैं। हम मेरठ भूल जाते हैं, मलियाना भूल जाते हैं, हाशिमपुरा भूल जाते हैं, हम रामपुर भूल जाते हैं, हम अलीगढ़ भूल जाते हैं, मतलब तमाम दंगों को हम भूल जाते हैं, 86 से लेके और 89 तक के। तो ऐसा नहीं है कि एक दंगे पे तो आज तक चर्चा हो रही है, एक मामले को लेके आज तक आप लेके गुजरात और चलते हैं कि ये हो गया, और इकट्ठा ईद की नमाज से निकाल के ले जाके भून दिया गया था गोलियों को। तो मुसलमान उसको भूला नहीं था, मुसलमान बहुत सुकून में था, उसका विकास हो रहा था, बौद्धिक विकास हो रहा था, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो रहा था। आप देखें IAS ज़्यादा हो रहा था, IPS PPS ज़्यादा हो रहा था। बयान की वजह से एकदम पोलराइज हो गया, इस बात को मैं मानता हूँ, और आप इसका नतीजा देखेंगे। यानी कि एक तरफा वो गठबंधन को जा रहा है। कुल गया नहीं। आप एक चीज़ देखिए, वहाँ की जो स्ट्रेटजी थी और जो वोटिंग हुई है, मैंने जो देखा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ चमार जाटो वोट जो था, जहाँ पर वो 80-90 हज़ार है, वहाँ मुस्लिम ने उसको वोट किया है। और जहाँ जाट और गुजर मिलके ये 70-80 हज़ार हैं, वहाँ पे मुस्लिम ने उसको वोट किया। एक जगह पर आप कहिए कि रालोद को चला गया है गठबंधन को, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। विजय जी, आपके पास आते हैं। आपको क्या लग रहा है 2 फेज के चुनाव के बाद बीजेपी फायदे में है या गठबंधन? देखिए, बीजेपी की 113 सीटें हैं 2 फेज़ में, और 113 सीट में बीजेपी के पास 92 सीटें हैं। तो बीजेपी अपनी जो टॉप परफॉर्मेंस है 2017 में, उसने इन दोनों फेज़ में अपना पूरा कर लिया है। यहाँ से उसे डिक्लाइन होना है। डिक्लाइन होने के कुछ कारण हैं, उसमें लोकल इश्यूज़ हैं, किसानों का मुद्दा है, चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत चौधरी का होना, और जाट कम्युनिटी में ये है कि भाई हमारा एक चौधरी पॉलिटिक्स में मजबूत होना चाहिए, एक सेंटिमेंट है। इसके अलावा योगी जी की सरकार का जो तरीका है, जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया पूरी स्थिति को, जिसमें एंटी मुस्लिम सरकार खड़ी होती नज़र आई, तो इस वजह से इस पूरे खित्ते में एक गोलबंदी हुई है। और मुस्लिम ने पहली बार ये स्ट्रेटजी छोड़ दी कि हम उसको वोट देंगे जो भाजपा को हराएगा। इस बार इनकी स्ट्रेटजी ये थी कि हम गठबंधन को वोट करेंगे, सपा और RLD गठबंधन को। तो उसका असर ये हुआ कि जो वोटिंग पैटर्न 17 का था, जिसमें बहुत कमज़ोर थी समाजवादी पार्टी, दोनों
फेजेज़ में मिला के कुल 17 सीटें उनके पास, 2 सीटें बीएसपी के पास और 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं। तो वो स्थिति सपा की बेटर होने जा रही है। गठबंधन की भी जो 1 सीट आरएलडी पिछली बार पूरे इलाके में जीती थी वो बेहतर होगी। तो ये इससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है। अब बीजेपी का नुकसान रुकेगा कहाँ? देखिए, सिर्फ जब जाट को ज़्यादा फोकस पॉलिटिक्स में किया गया या जाट जब एग्रेसिव पॉलिटिक्स करता है तो वहाँ पे जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं वो साइड हो जाती हैं और साइड लेके वो बीजेपी के साथ खड़ी हो जाती हैं। ये बात लोकसभा चुनाव में भी दिखा, ये पिछले विधानसभा चुनाव जब भी जाट नाराज हुआ या अति पिछड़ों को लगा कि जाट बीजेपी के साथ नहीं है तो वो बीजेपी के साथ चले आए। गुर्जर का भी ट्रेंड यही रहा है कि जाट अगर नाराज हुआ जिसके साथ तो उसके अपोजिट चले गए। ये ट्रेंड है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बाईपोलर इलेक्शन है पूरे खित्ते में, बहुत मार्जिनल मुकाबले हैं, बहुत सी सीटों पे ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि जीतेगा कौन। तो इसलिए कितनी सीटें किसकी आएंगी ये अंदाज़ा लगाना बहुत टफ है। और भी जैसे रतिभान जी ने कहा कि 50-50 का मामला है, लगभग आधा आधे की स्थिति आपको भी लग रहा है वो, या किसी को एडवांटेज है? देखिए, लग तो 50-50 रहा है लेकिन एडवांटेज में गठबंधन लगता है। आपको लगता है गठबंधन को एडवांटेज? मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, कासिम भाई ने मुजफ्फरनगर दंगों की बात की तो सबको याद होगा एक्चुअली वो दंगा हिंदू मुस्लिम तो था ही नहीं, वो था जाट बनाम मुस्लिम, और आज वो दोनों एक साथ लड़ रहे हैं। तो आई थिंक इस बात का बड़ा खामियाजा जितने पुराने जाट जो होते हैं ना, वो हुक्का गुड़गुड़ाने वाले जो बैठे होते हैं, उनको ये बात काफ़ी इस बात का कहीं ना कहीं मलाल है। ठीक है, राजनीतिक जिसे कहना चाहिए कि एम्बिशन के चलते जो यूथ है उसने ज़रूर साथ ले लिया है, परंतु इस बात का खामियाजा जाट कम्युनिटी का पक्का आएगा। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट, हालांकि हुक्का गुड़गुड़ाते कई जाटों से मैंने जब बात की तो वो मजबूत करने की उनकी एक ख्वाहिश थी कि चौधराहट मजबूत हो। खैर, इस पर मैं पूछूंगा, लेकिन अमरेंद्र सिंह है हमारे साथ, स्वतंत्र पत्रकार हैं। अमरेंद्र जी, आप भी घूमे उस दौर, फर्स्ट फेज में आप उधर थे, तो आपने क्या देखा? देखिए, ये चुनाव हुआ, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन को बनना चाहिए था, और मैंने वहाँ ढेर सारी जगह उस पर बात की। किसान आंदोलन वहाँ वोटिंग के समय कोई मुद्दा नहीं था। मैंने कई लोगों से बात की कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा भाई, जवाब आया उनका कि प्रधानमंत्री ने जब भूल मान ली और वो कानून वापस ले लिए तो अभी फिर वो मुद्दा है ही नहीं, उसके आधार पर क्यों हम उनको वोट दें या ना दें। अब उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसके तुरंत बाद आएगी, वो ये आएगी कि गठबंधन लड़ रहा था और भाजपा लड़ रही थी। जब गठबंधन लड़ा 2012 में मुलायम सिंह यादव ने अकेले चुनाव लड़ा था, समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और उन्होंने सरकार बनाई। उसके बाद से लगातार गठबंधन लड़ रहा है अखिलेश यादव की तरफ से, चाहे वो यूपी को ये 7 पसंद हो, राहुल गांधी के साथ गठबंधन हुआ, कांग्रेस 29 से 7 पे आ गई और ये 47 पे आ गए, चाहे फिर मायावती के साथ, मैंने बोला समूची मायावती की पार्टी के साथ, पूरी मायावती थी अखिलेश के साथ में। ऐसा नहीं है कि केवल जैसे इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य उधर से थोड़ा घूम के आए हैं लेकिन आ गए, और रामाचल राजभर और लालजी वर्मा आ गए। तो उस समय पूरी मायावती अखिलेश के साथ आई और एक वोट मायावती की पार्टी का अखिलेश की पार्टी को नहीं गया। 5 सीटों पे लोकसभा में वो थे और 5 ही पे रह गए, लेकिन घर की सीटें हार गए। डिम्पल यादव हार गई, अक्षय यादव हार गए, आप गौर कीजिए, धर्मेंद्र यादव हार गए, जीते शफीकुर रहमान बर्क। लेकिन इसका इन 2 चुनावों से क्या रहा? मैं बताने जा रहा हूँ, इस बार भी उन्होंने गठबंधन किया। जब कोई गठबंधन किया गया तो उसके उद्देश्य जनता को भी समझ में आते हैं। उन्होंने जाट वोट पाने के लिए ही चौधरी अजीत सिंह के साथ गठबंधन, चौधरी अजीत सिंह के बेटे के साथ गठबंधन किया। उनको पता था, उनके दिमाग में था कि अकेले अगर हम लड़ेंगे तो इधर हमारा ठीक नहीं हो रहा है, तो हम गठबंधन कर लेते हैं तो इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका एक मैसेज भी जाता है कि इन्होंने गठबंधन किया ही इसलिए कि हमारा वोट इनको मिल जाए। तो हमारा वोट, जिसका वोट है, ऐसी बात नहीं है कि जयंत चौधरी पहली बार जाट हो गए, इससे पहले वो जाट नहीं थे। जाट तो पहले भी थे वो, और एक सीट आई थी सहेंद्र रमाला, वो भी भाजपा में चला गया था, तब भी तो वो जाट थे। तो उनके केवल जाट होने से सारा जाट वोट उनको चला गया हो, ऐसा पहले भी नहीं हुआ। तो मैं कुल मिला के ये बताना चाहता हूँ आपको कि वहाँ पर जो न्यूसेंस क्रिएट की जा रही है कि उधर बहुत अच्छा गठबंधन लड़ा, वास्तव में ऐसा है नहीं। भाजपा जरूर कुछ सीटें घटेगी और वो 10 से 15 सीट हो सकती है, लेकिन भाजपा वहाँ पर गठबंधन से कमज़ोर नहीं पड़ेगी, गठबंधन से अच्छा ही भाजपा का रिजल्ट आएगा। आप ये पहले चरण की बात कर रहे हैं, 58 में 15 सीटें बीजेपी घट सकती है आपके मुताबिक? नहीं, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ।
दोनों चरण 113 में आप देखिए, दूसरे वाले चरण में जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा 37 ही थी, कम थी, क्योंकि उसी में संभल आता है, उसी में मुरादाबाद आता है, उसी में वो जाटन नहीं है, वहाँ का सिस्टम अलग है। वहाँ एमपी भी तीनों लाइन से आप देख लीजिए। सेकंड फेज में आपको कुल टोटल मिला के भाजपा 15 के आसपास सीट घट सकती है, लेकिन भाजपा गठबंधन से ऊपर तब भी रहने वाली है। दोनों फेज वहाँ पर लोगों से बातचीत करके जो जाना है वो मैंने आपको बताया। चलिए, प्रशांत हैं, प्रशांत भी घूम रहे थे, इंडिया टुडे से हैं, लखनऊ देखते हैं। प्रशांत, आप भी घूमे हैं, कम से कम इस तरफ आप आगरा, मथुरा, इस तरफ आप घूमे हैं, आपने क्या महसूस किया, किस तरफ है लोगों का मिजाज? देखिए अभिषेक जी, इस बार जो चुनाव है 2017 जैसा तो नहीं है ये, क्योंकि मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि 2017 के हालात अलग थे और 2022 के अलग थे। इस बार अलायंस जब हुआ तो ये आज से लगभग 1 महीने पहले तो ऐसा माहौल दिखा कि जैसे जाट एक मुश्त होके अलायंस की ओर जाएगा, और कहीं ना कहीं जाट्स के बीच में, खासतौर से युवा जो जाट हैं उनके बीच में ये बात थी कि जयंत चौधरी को स्टैब्लिश करना है, और ये बात वोटिंग के दिन भी दिखी। लेकिन जो जैसा कि अभी जिक्र सुनैना जी ने किया कि जो बुज़ुर्ग जाट हैं उनमें कहीं ना कहीं उस बात को लेकर ये चीज़ें थी कि क्या हमें जहाँ पर आरएलडी का कैंडिडेट नहीं है वहाँ पर आरएलडी के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि बात शुरुआत में डिस्कशन के दौरान आई कि अगर दोनों फेजेस का अगर एनालिसिस किया जाए तो कहीं ना कहीं वो 50-50% के आसपास ही पहुंचता है। कैसे पहुंचता है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। पहला चरण जो कि नोएडा गाज़ियाबाद उस तरफ से शुरू हुआ, वहाँ पर नोएडा गाज़ियाबाद बीजेपी का, पहले भी बीजेपी जीतती रही है, इस बार भी शायद दादरी या एक आध सीट फंस सकती है, बीजेपी वहाँ पे आगे है। लेकिन जब वो बात बागपत और इस तरफ जहाँ वहाँ पर जब चुनाव हुआ तो थोड़ा सा, क्योंकि जयंत चौधरी को इस्टेब्लिश करने का एक फैक्टर, प्लस वोटिंग से जस्ट एक दिन पहले जयंत चौधरी की वाइफ का एक वीडियो वायरल होता है, इसमें महिलाओं से और बाकी सब कम्युनिटी से अपील करती हैं कि इस बार एकजुट हो जाओ और एक साथ हमें वोट करना है। तो इसका एक इमोशनल कोशिश करी गई जयंत चौधरी की ओर से, और अजीत चौधरी की डेथ के बाद कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट था, प्लस मुस्लिम यादव और जाट कॉम्बिनेशन, हालांकि यादव उस तरफ इतना नहीं है, लेकिन मुस्लिम जाट और थोड़ा कास्ट का कॉम्बिनेशन देखा जाए। एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा अभिषेक जी कि इस बार आरएलडी ने जाट से ज़्यादा गुर्जरों को फर्स्ट फेज़ में जो है टिकट दिया है, तो गुर्जरों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ है। लेकिन जहाँ पर गुर्जर कैंडिडेट उतरा है तो वहाँ पर आपका जाट, मुस्लिम, गुर्जर प्लस थोड़ा सा अपर कास्ट और थोड़ा सा दूसरा कास्ट अगर इनके साथ जुड़ जाता है तो आरएलडी अलायंस उन सीटों पर आगे दिखा। तो लेकिन वहीं अगर आप बात करें अब दूसरे चरण में आप आ जाएं तो सहारनपुर और मुरादाबाद और रामपुर और संभल जैसी जगह सीटों पर भी चुनाव था, तो वहाँ पर भी आरएलडी और अलायंस को थोड़ा सा एज दिया जा सकता है। लेकिन क्योंकि बीजेपी को आप जिस तरह से बीजेपी ने अपना वर्कआउट, या जिस तरह से पहले एक हम लोग परसेप्शन मान के चल रहे थे कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो ऐसा तो कहीं नहीं दिखा। मैं खुद आगरा, अलीगढ़ और मथुरा पूरा उस बेल्ट में घूमा, तो उसमें लोगों में नाराज़गी भी थी, लेकिन नाराज़गी होना और वोट एंटी जाके करना दो अलग अलग चीज़ें मुझे दिखी। लोग कहते हैं हाँ नाराज़गी है, अनएम्प्लॉयमेंट एक फैक्टर है, महंगाई एक फैक्टर है, लेकिन जब उनसे पूछो कि अच्छा वोट किसको दोगे, तो वोट वो खुलकर जो है वो समाजवादी पार्टी को देंगे या नहीं देंगे, इसको लेकर वो बहुत श्योर नहीं दिखे। इसलिए मुझे लगता है कि फर्स्ट फेज़ में बीजेपी को मैं 51-49 ही मानता हूँ, 51% बीजेपी की तरफ देखता हूँ। सेकंड फेज़ में मैं 51% आरएलडी की ओर देखता हूँ। तो कुल मिला के अगर बैलेंस किया जाए तो ये 50-50% ही आता है। चुनाव जो है वो थर्ड फेज़ से ही खुलने जा रहा है। तो फर्स्ट सेकंड फेज़ का टोटल एनालिसिस देखा जाए तो बीजेपी कुछ कई जगह पे आगे दिखेगी, कई जगह पे आपको आरएलडी अलायंस दिखेगा। लेकिन बीजेपी के को जितना झटका लगने की उम्मीद थी वो मुझे लगता है, ऐसे जो लोग कह रहे थे सोशल मीडिया पर भी ये बात चल रही थी कि बीजेपी साफ़ है पश्चिम में, तो ऐसा कोई साफ़ तो नहीं होने जा रही। चलिए 50-50 भी अगर है तो बीजेपी को बड़ा नुकसान इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बीजेपी ने स्वीप किया था लगभग, और अगर 40-50 सीटों का भी नुकसान होता है या 40 सीटों का भी, तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। महिलाओं का एक बड़ा वर्ग है क्या, जैसे मैंने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इशू था, आपको लगता है कि इस बार महिलाएं जो हैं वो क्या सचमुच उनके वोटिंग पैटर्न अलग होने जा रहे हैं, या वो जात, कॉम्बिनेशन, धर्म इस पर है? मैंने आपसे जैसा कहा ना कि लोहिया जी ने कहा था सबसे पिछड़ा वर्ग है महिला। महिला सिर्फ अपना ही वोट नहीं करती, आपके घर में माँ, वाइफ, भाभी, तो वो दूसरे का भी वोट इफेक्ट करती है। अच्छा बेटा आप जा रहे हो वोट डालने, देख लियो लला अपना तो बेहतर ही है, तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न आ जाता है। तो महिलाओं का जेन्युइनली मतलब लॉ एंड ऑर्डर तो सचमुच में बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आई थिंक सबको इसे महिलाएं देख रही हैं वोट करने के लिए, आपको लगता है? देख नहीं रही हैं, दे आर क्रिएटिंग अ पैटर्न।
जो हमारी खूबसूरती है लोकतंत्र की, आई थिंक उस चीज़ को समझते हुए, क्योंकि जब वोट डालने जाता है तो व्यक्ति अपने आप को सचमुच में राजा ही समझता है, क्योंकि राजा को कई लोग प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने वोट किया। मैं इनसे आपसे भी पूछूंगा, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मुस्लिम महिलाओं का वोट पैटर्न जो मुस्लिम पुरुष हैं उनसे थोड़ा अलग रहा हो, जो बुर्का नशी महिलाएं रही हों उन्होंने बीजेपी की तरफ कुछ वोट किया? हाँ, क्योंकि ये जो 21 साल का अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एग्जैक्टली चुनाव से पहले कहा था, तो वो आप देखिए उसमें सबसे ज़्यादा जो जिसे कहना चाहिए ना मानसिक रूप से त्रस्त होती थी वो मुस्लिम महिलाएं होती थी। तो मैंने काफ़ी जैसे है जाना और लोगों से बात करना, तो बच्चियाँ बहुत खुश थी कि एटलीस्ट अब वो पढ़ सकेंगी। तो जो फर्स्ट वोटर था उन्होंने एक मुश्त होकर भाजपा को इस बात पर किया है, और घर में आकर तो आप कह ही सकते हो कि ठीक है। इसमें मैं भी वैल्यूएट करूंगा। देखिए, ये बात जो सुनैना जी ने कही है 21 साल मैरिज एज की, ये कई लोगों ने जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास में काम करने वाले लोग हैं उन लोगों ने ये फीडबैक दिया था कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं इस बात से थोड़े खुश हैं, लेकिन वो वोट उन्होंने बीजेपी को दिया या नहीं दिया इसको लेके थोड़ा डाउट हो सकता है। लेकिन जो लाभार्थी क्लास क्रिएट किया है बीजेपी ने, जो अनाज का और जो इन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से जो पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, उससे जो बसपा का वोट वहाँ पे जो दलित वोट है पश्चिम में वो उसमें बंटवारा अच्छी खासी सेंध बीजेपी लगाने की स्थिति में है। तो बीजेपी के लिए कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, और सोशल मीडिया का जो बहुत डीप पेनिट्रेशन है उसका एक इम्पैक्ट है जो महिलाओं पे बहुत ज़्यादा है। जो बात सुनैना जी कह रहे बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं काशिम जी से पूछते हैं कि क्या बुर्का नशी महिलाएं जो मुस्लिम महिलाएं हैं, प्रधानमंत्री ने भी जो कहा, आपको लगता है क्या कि जो हम लोग लंबी लंबी लाइनें देख रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल एक तरफा पोलिंग है सपा को, तो उसके भीतर में कुछ सोच कुछ विमर्श है क्या बुर्के के भीतर? मैं सुनैना जी से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे महिलाओं की मानसिकता पता है। जो महिला जितना ज़्यादा बुर्के में अपने को बंद करके जा रही है उतनी ही कट्टर है, तो वो बात उसकी वोट पे भी लागू होती है। और जो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, जिन्होंने एजुकेशन हासिल की है, जॉब कर रही हैं, एमएनसीज में जॉब कर रही हैं, उनके लिए सिक्योरिटी इशू है, उनके लिए तमाम दूसरे इश्यूज वो उनको आकर्षित करते हैं। मोदी जी की योजनाएं, स्कीमें, तमाम अल्पसंख्यकों को दी गई जो योजनाएं हैं, और ये जो सर से पैर तक अपने को बंद करके रखती हैं खुद, वो उसी मानसिकता की होती हैं जिधर उनके पुरुष होते हैं, जिनकी दाढ़ी लंबी हो और पैजामा ऊंचा हो। उनसे जितना आपको बचना होता है इस वोट के ज़माने में, कम्युनिज्म में, कट्टरता में, उतना ही उन महिलाओं का रोल उसमें वहाँ पे शुरू हो जाता है जो बुर्का ओढ़े होते हैं। तो जो महिलाओं के वोट की बात की जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हो सकता है महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया हो, जो सबसे बड़ा मुद्दा पश्चिम में है, तो उसमें क्या मुस्लिम महिलाएं ये शामिल हैं या नहीं? मुस्लिम गर्ल्स उसमें शामिल हैं, क्योंकि देखिए वेस्ट यूपी का ये जो हिस्सा है दिल्ली से छूता है, एनसीआर का हिस्सा है, और इस तरफ की तमाम लड़कियां जो हैं, जो एजुकेटेड लड़कियां, या तो कोचिंग कर रही हैं या पढ़ रही हैं या एमएनसीज में जॉब कर रही हैं, ये तबका जो है ये बीजेपी को पसंद करता है। देखिए, जो एजुकेटेड तबका है मुसलमानों का, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो बीजेपी की तरफ जाता है। और जो वो वाला तबका है जिसको मैंने आपसे एक डिबेट में कहा था कि एक एक कस्बे में 10-10 हज़ार मकान माइनॉरिटीज़ के लोगों को मिले, मुस्लिम के, तो 10,000 मकान मिले तो एक घर में मुसलमान में 14-15 वोट से कम नहीं होता। हमारे आपके यहाँ 3-4 होते हैं, उनके यहाँ 14-15 होते हैं। तो 14-15 में वो कहते हैं यार एक हम दे दें, एक हमारे लड़के के नाम से हुआ है वो दे दें, बाकी तुम लोग जाओ साइकिल में दे दो। ये एक माइंडसेट है उनका। बस एक वो जो अल जज़ाउल एहसान अल्लाह एहसान है, कुरान की आयत है कि एहसान का बदला एहसान होता है। भाई हमको एक घर दिया तो हम अपना एक वोट दे देंगे, वहाँ तक तो योजना के बदले में वोट आता है। और भाजपा को इतने ही वोट की ज़रूरत है, मुसलमान वो बल्क में उसे नहीं चाहिए। समाजवादी बल्क में जाएगा तब भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी को टुकड़े टुकड़े अगर इस तरह से इतने बड़े ध्रुवीकरण में आपको लगता है मिल रहा है ये वोट? देखिए, ध्रुवीकरण में मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ध्रुवीकरण, अखिलेश से कौन खुश है, बात ये है, अखिलेश से कोई खुश नहीं है। बाकी लोगों ने ये कहा कि लगभग 50-50 की स्थिति है, आपको लग रहा है कि 50-50 की स्थिति है या बेहतर है गठबंधन? देखिए, गठबंधन मुझे बेहतर दिखाई देता है गाज़ियाबाद और नोएडा के अलावा। मुजफ्फरनगर में, आपके शामली में, आपके इसमें अलीगढ़ में, हाथरस में और मेरठ में बीजेपी और गठबंधन बराबर है, 50-50 है। बाकी जो ज़िले हैं, जैसे आप सहारनपुर का जिक्र है, सहारनपुर में चुनाव जो होगा वो गठबंधन से नहीं होगा। आपके अच्छे मित्र हैं, वहाँ के बड़े नेता हैं, आप उनसे पूछिएगा कि वो समाजवादी में रहने के बाद वो वोट नहीं भेज पा रहे हैं, वहाँ उनसे हो ही नहीं पा रहा, समाजवादी वहाँ चल ही नहीं पा रही। तो इस तरह के ज़िलों में भी ऐसा आप देखने को मिलेगा कि आपको समाजवादी नहीं मिलेगी। लग रहा है कि 50-50 है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बीजेपी ऊपर रहेगी और वोटों के बंटवारे की वजह से
एमएलएस के बंटवारे की वजह से समाजवादी गठबंधन नीचे रहेगा बीजेपी से, चाहे आपका इससे कम हो। आपका मानना है कि बीजेपी ऊपर रहेगी, विजय जी का मानना है कि 50-50 होगा। एक सवाल मैं सबसे लूँगा और उसके बाद आखिरी सवाल, जो दलित वोट है, ये क्या दलित वोट जिस मायावती के साथ कहा जा रहा है कि इंटैक्ट, आप लोग जो घूमे हैं, आप लोगों ने क्या पाया है, खास करके जाटो वोटों में? क्या वो बीजेपी के साथ भी आया है या वो बहन जी के साथ, मायावती के साथ रहा, सपा के साथ गया? देखिए, जाटो बोला आपने, दलित में कई वोट आते हैं, लेकिन जाटो विशेषकर मायावती का वोटर रहा है और पश्चिम में उसी की वजह से वहाँ पर बसपा जब भी मजबूत हुई तो हुई है। लेकिन इस बार का जो चुनाव था उसमें मैंने ये देखा कि वो जो दलित तबका, जो लाभार्थी, अभी आपने वहाँ बात बोली, उसमें से था। और एक बात अभी और आपने कासिम भाई से बात करते हुए बोली कि कानून व्यवस्था वहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा था। मैंने भी घूमा, मैंने भी बात की, सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा पश्चिम में था कि वहाँ लड़ाइयाँ नहीं हुई, दंगे नहीं हुए, झगड़े नहीं हुए। लोगों के साथ में जो पहले होता था, एक समुदाय पर्टिकुलर से लोग उस चीज़ को लेकर भयभीत रहते थे और उसमें दलित समाज सबसे ज़्यादा उसको झेलता, दलित समाज सबसे ज़्यादा था, क्योंकि वो गरीब तबके के लोगों को कामधामी कहीं करना होता था और उन्हीं के साथ लोग ऐंठन और दबंगे दिखाते थे। ऐसे दबंग कम थे कि जो आकर के यहाँ वोट में क्या, यूपी में, वोट में क्या? तो मैं मानता हूँ कि जहाँ पर मायावती ने ऐसा कैंडिडेट दिया कि उस कैंडिडेट को वोट देने पर वो जीत भी सकता है, उसको तो मायावती की पार्टी के लोगों ने मायावती को वोट दिया। बाकी जगहों पर वो वोट भाजपा की तरफ गया, ऐसा मैंने वहाँ बटा पाया, है। लोगों से बात की, वो भाजपा की तरफ गया। भाजपा की तरफ देखा कभी इस चुनाव में अभिषेक जी बात कही कि दलित वोट और सबसे पहले आपने बात कही कि महिला वोट, तो मैं दोनों कंबाइन करके बात कहना चाहता हूँ। देखिए, जाटव वोट का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मायावती के साथ ही दिखा, खासतौर से जो मेल वोटर्स थे। लेकिन फीमेल्स में मैं फिर बताना चाहूँगा कि फीमेल्स में अगर आप ओवरऑल फीमेल वोटर्स का ट्रेंड भी ले लें तो वो उसमें बीजेपी ही थोड़ा सा आगे मुझे पश्चिम में दिखी, क्योंकि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। और अगर आप स्पेसिफिकली दलित की बात करें और स्पेसिफिकली जाटव की बात करें तो जाटव वोट का एक बड़ा हिस्सा मेल फीमेल दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर भी जो है वो जाटव वोट का एक बड़ा हिस्सा आगरा और उसके आसपास, क्योंकि आबादी भी काफ़ी है वहाँ पे, एक रूरल सीट है जहाँ से बीजेपी ने बेबी रानी मौर्य को भी चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन जाटव वोट का बड़ा हिस्सा अभी भी जो है वो बीएसपी के साथ में ही है, वो बीएसपी से कहीं छिटक नहीं रहा है। लेकिन हाँ, कुछ परसेंट महिलाएं उसमें खास तौर से बीजेपी के लिए वोट करके आई होंगी, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। क्योंकि बात करने से लगा कि हाँ भैया हमें राशन मिल रहा है, हमें जब हम नमक किसी का खा रहे हैं तो हम वोट भी दे सकते हैं। तो ये बात मुझे बात करने में लगा। एक छोटा सा उदाहरण महिला वोटर्स की आपने से पहले बात की थी, मैं देना चाहूँगा। कोविड फेज़ की बात थी और मेरी सहारनपुर में कुछ लोगों से बात हो रही थी। उस टाइम पे एक महिला से बात हुई, वो बहुत एक्टिव है, उनकी फैमिली भी काफ़ी सोशली बहुत एक्टिव है। तो काफ़ी कोविड के दौरान जो भी स्थितियाँ आई, उन्होंने काफ़ी सोशल मीडिया पर और हर जगह जो है बीजेपी के खिलाफ काफ़ी कुछ लिखा। अर्लियर उनकी फैमिली जो है ट्रेडिशनली बीजेपी वोटर रही है, लेकिन अभी मैंने जस्ट वोटिंग के बाद उनका ट्वीट देखा कि ये वोट जो है मैं राष्ट्र के नाम पे दिया है मैंने, तो मैं समझ गया कि वो नाराज़गी भी कहीं ना कहीं जो कोविड फेज़ के दौरान थी वो भी उनके अंदर से जा चुकी है। और महिलाएं खुलकर जो है वेस्ट यूपी में एक मतलब 50% से ज़्यादा तादाद में मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए वोट करके आई हैं। 50% से ज़्यादा अगर हम पत्रकारों की माने तो महिलाओं का एक बड़ा वोट बीजेपी को गया है। आप ये बताइए कि महिलाओं के बाद दलितों के वोट की बात हुई, तो दलितों में बिखराव हुआ क्या? बिखराव हुआ तो किसके हिस्से कितना गया? अभिषेक जी, दो बातें इस चुनाव में जाहिर हो रही हैं, सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या, महिलाओं में असुरक्षा की भावना जो रहती है समाजवादी पार्टी की सरकार में ख़ास तौर से, उसको इस सरकार ने एड्रेस किया। कई स्कीमें बनाई, महिला नारी सशक्तिकरण का के कई अभियान चलाए, कई योजनाएं बनाई। और महिलाओं को सोशल सिक्योरिटी के रूप में कैसे कह सकते हैं, दोनों बातें। एक तो उन महिलाओं के ग्रुप्स बनाए और महिलाओं को हेड बनाया, तो उसका एक, और दूसरा जो ये लाभार्थी योजना जिसमें चाहे अनाज हो या और दूसरे तमाम योजनाएं, लाभार्थी एक बड़ा वर्ग है, तो इसको सोशल सिक्योरिटी में जोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो हेल्थ स्कीम थी इनकी, तो इन दो सोशल सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी, इन दोनों वजहों से जो दलित वोट है वो भी बीजेपी की ओर आया है। आप उदाहरण के तौर पर दो बात देख लीजिए, 2017 का देख लीजिए और 2019 का देख लीजिए। इन दोनों चुनावों में वही दलित थे और वही बीजेपी थी और वही बसपा थी, लेकिन फिर भी बीजेपी इतने भारी मार्जिन से जीती। इसका मतलब है कि दलितों का वोट तब भी बटा था, अब भी बटा है। अब हम आखिरी सवाल की तरफ चलेंगे और शुरुआत करते हैं कि आपको क्या लग रहा है, अगर हम सीटों की बात कर लें
तो क्या ये मुमकिन है कि आप कुछ सीट प्रोजेक्ट कर सकें कि इतनी सीटें इस पार्टी को आएंगी पहले 2 फेजेज में? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस 113 में 40 सीट भाजपा को मिलनी चाहिए। वहाँ 1-2 सीट आप कांग्रेस की भी देखेंगे, ताज्जुब मत कीजिएगा अगर दिखाई दे। और 7 से 9 सीटें वहाँ पर आप बहुजन समाज पार्टी को भी देंगे, क्योंकि हम लोग डिस्कशन में सिर्फ गठबंधन और इसको रख रहे हैं। इन 2 फेज़ों में ये 13 और 14 बीएसपी हो सकती है। पहले फेज़ में बीएसपी को 6 सीट से आप कम नहीं दे सकते हैं, तो 13-14 सीटें बीएसपी को जाएंगी, 40 के करीब बीजेपी को रहेगी, और ये 38-39 सीटें जो मैं कह रहा हूँ बीजेपी इनसे 1-2 सीट ऊपर ही जाएगी। समाजवादी पार्टी गठबंधन से भाजपा की 1-2 सीटें ऊपर जाएंगी, और उसके बाद ये इस तरह का बंटवारा होगा। मेरा अपना ये मानना है 1-2 सीट ऊपर नीचे का खेल वहाँ पर। बिल्कुल बराबर। आपको क्या लग रहा है कि 50-50 आपने कहा, लेकिन सीटों के टर्म्स में आप कितना देंगे? देखिए, सीटों के टर्म में देना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2 ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जिन पे हम लोगों ने चर्चा नहीं की। एक तो ओवैसी की पार्टी जो अपना अलायंस बना के लड़ रही है, दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी जो वहाँ आज़ाद समाज पार्टी के नाम से चुनाव लड़ रही है। इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सीटों के जीतने में, क्योंकि वहाँ बहुत मार्जिनल कंटेस्ट है बहुत सी सीटों पर, चाहे मुरादाबाद की हो, रामपुर की हो, अमरोहा की हो। चूँकि वोटों का जो दो ऐसे ज़िले हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम हैं, 50% से ज़्यादा मुस्लिम हैं, इसलिए जो कंटेस्ट है वो बहुत ही मार्जिनल है। और चूँकि इन दोनों के द्वारा किसका वोट कितना काटा जाएगा उससे सीटें तय होंगी। 5000 के नीचे आने के बाद तो अंदाज़ा करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि 2 स्थितियां हैं। एक स्थितियां ये है कि बाजी पलट जाए, दूसरी स्थिति ये है कि बीजेपी अगर अपने को रिटेन करेगी तो 60 से ज़्यादा सीटें वो ला सकती है। 60 से ज़्यादा। आपको क्या लगता है अगर आप सीटें देंगी तो कितना देंगी? मैं ये कहना चाहूँगी, आपने जो दलित उसकी बात की थी, तो यूट्यूब पर हम सभी ने वीडियो देखा था। मायावती जी ने खुलकर कहा कि सपा को हराने के लिए मैं अपने सभी वोटर्स से कहना चाहूँगी कि वो अपना वोट भाजपा या ये पुराना वीडियो है, मुझे लगता है इस पुराने वीडियो को वायरल किया गया। क्या वीडियो राज्यसभा चुनाव का है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए अगर हमें अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को भी देना पड़ा। ये राज्यसभा के चुनाव में जब सपा ने इनके विधायकों को तोड़ लिया था तब की बात। लेकिन ये वायरल अभी किया गया, ये वायरल अभी हुआ है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स पे मैंने उसको देखा। वो पुराने वीडियो थे जिसको कि लगाया है लोगों ने। अच्छा, पर खैर बेबी रानी मौर्य जी का मैंने चुनाव स्वयं रहकर वहाँ देखा, उनसे मेरा काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ है। तो मुझे लगता है कि दलित कॉम्बिनेशन, जाट और मुस्लिम, मेरे हिसाब से तो भाजपा एंटी इनकम्बेंसी विच इज़ अ नॉर्मल थिंग, बट 70 से 90 आप दे रही हैं सीट? बिल्कुल 100%। आप प्रतिभा त्रिपाठी जी, आपके हिसाब से कितनी सीट? मैं ये कह रहा हूँ, मैं अभी सुनैना जी की बात को, प्रशांत की बात को मिलाकर कहूँगा कि जाति जो फैक्टर है ना, तो जैसे आपने कहा कि जाट और मुस्लिम वाला जो मुजफ्फरनगर का दंगा, जो उसका इम्पैक्ट इधर है, वैसा ही दलित वाला और दूसरे इस समय का जो ट्रेंड है उसका इम्पैक्ट इधर है। तो बीजेपी हर जगह ठीक से लड़ रही है और बीजेपी कहीं से कमज़ोर दिख नहीं रही है। एक विपक्ष ने एक प्रकारांतर से हवा खड़ा किया है, एक ट्रेंड खड़ा किया है कि ऐसा होने वाला है, वैसा कुछ ग्राउंड लेवल वोट देते समय ऐसा है नहीं। इसलिए मेरा ये मानना है कि बीजेपी नीचे तो घटेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, उसको हम खारिज नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी अपर हैंड ही रहेगी। कोई सीट का आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं 60-70 कहाँ तक जाएगी? प्रेडिक्शन थोड़े मुश्किल काम है, लेकिन अपर हैंड में हम मान सकते हैं कि 113 सीटों में 60 हो जाए, 70 हो जाए, इसी के इर्द गिर्द पास रहेगी। प्रशांत? अभिषेक जी की मतलब सीट का प्रेडिक्शन करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, और मुझे लगता है कि भाजपा को भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि इस बार 2017 जैसा पहले 2 चरण नहीं जाने वाले, थोड़ा बहुत नुकसान उनका होगा। तो सीट का अगर आप नंबर्स अगर पूछ ही रहे हैं तो मुझे लगता है कि 60-62 के आसपास बीजेपी रह सकती, 58-62 के आसपास, और 50-52 जो है वो अलायंस लगभग नेक टू नेक है। आखिरी तौर पर अमरीन जी, आपसे सवाल, आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें कौन? देखिए, हम 5 लोग एक साथ गए थे और वहाँ से लौटने के बाद शाहजहाँपुर में हम लोगों ने चाय पी, आधा घंटा वहाँ बैठे और फिर हम लोगों ने सीटें सब लिखी और काटना शुरू किया कि भाजपा कहाँ कहाँ हार रही है। और हम सब काटने के बाद, सारे कारण लगाने के बाद भी, जब काटने के बाद हमने गिना तो 73 सीट भारतीय जनता पार्टी वहाँ पा रही है, और ऐसा ही आने वाला है रिजल्ट। ये हमारी खाली आज का अनुमान नहीं है, या घूम के आने वाले दिन का ये अनुमान था कि 73 के आसपास सीट भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मिल गई।
तो तमाम वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो चरण के चुनाव पर चर्चा कर रहे थे और ये बात निकल कर सामने आ रही है कि ये लड़ाई बिल्कुल कांटे की है, 50-50 की है। हालांकि अगर पत्रकारों के ने जो अपना आंकड़ा दिया है उसकी माने तो एज सीटों में आज भी बीजेपी को है, लेकिन बीजेपी काफ़ी घटती हुई दिखाई दे रही है। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।